नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जेल में निरुद्ध पार्टी के विधायक रमाकांत यादव से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। इस दौरान दोनों के बीच में करीबन 1 घंटे तक मुलाकात हुई, बातचीत हुई। अखिलेश आजमगढ़ दौरे को सियासत के कई नजरिए से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि पार्टी में संगठन के स्तर पर मजबूती को लेकर वो जेल में मुलाकात करने पहुंचे थे। साथ ही बदलते सियासी समीकरणों के बीच इसे साल 2024 के लिए भी अहम समझा जा रहा है। आपको बता दें कि फूलपुर पवई विधायक रमाकांत यादव बहुचर्चित माहौल शराब कांड समेत कई मामलों में सलाखों के पीछे हैं। हालांकि SC/ST एक्ट समेत 2 मामलों में कोर्ट उनको पहले ही जमानत दे चुकी है, लेकिन कई अन्य मामलों में जमानत ना हो पाने की वजह से अब भी सलाखों में वो बने हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से इटौरा स्थित जेल आते समय रास्ते में सैदा के पास पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करौली ने उन्हें रोककर उनका स्वागत भी किया था और आज अखिलेश यादव उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो इस बीच आपको बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। अब्बास अंसारी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने आ रही है। MLA अब्बास अंसारी की तलाश में छापेमारी बदस्तूर जारी है। पुलिस मेट्रो सिटी में जो फ्लैट स्थित है उनका, उसमें लगातार दबिश दे रही है। महानगर थाना क्षेत्र के पेपर मिल का यह पूरा मामला, MLA अब्बास अंसारी की तलाश जारी है। तो आपको बता दें कि अब्बास अंसारी और उनकी मां दोनों को निरुद्ध किया गया है। ऐसे में अब्बास अंसारी जब से लुकआउट नोटिस है तब से वो फरार चल रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तौकीर किदवई हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? अब्बास अंसारी की तलाश जारी है और ये तलाश अब से नहीं बल्कि कई दिनों से चल रही है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस के हाथ खाली हैं। जी देखिए, ये पूरा मामला लखनऊ के महानगर थाने से जुड़ा हुआ है, जहां पर इनके खिलाफ एक मुकदमा लिखा गया था जिसमें कहा गया था कि मुख्तार अंसारी ने असलहे को अवैध तरीके से ट्रांसफर कराया है लखनऊ से दिल्ली के एड्रेस पर। इसी के चलते यहाँ पर एक मुकदमा लिखा गया था। करीब 4 महीने पहले इस मुकदमे के बाद तेजी आ गई थी। महानगर पुलिस ने उनकी तलाश में कई जगह छापेमारी पहले भी की थी, बाद में इनाम भी घोषित किया और फिलहाल आज मेट्रो सिटी जो महानगर में ही आती है, मेट्रो सिटी में आज पुलिस ने वहां पर दबिश दी। भारी पुलिस फोर्स के साथ वहां पे पुलिस जिलाधिकारी पहुंचे थे और जो मुख्तार अंसारी की चलिए, आपकी आवाज में किसी तरह की तकनीकी खराबी आ रही है, इस वजह से बातचीत आपसे नहीं हो पा रही है तौकीर। लेकिन जितना मुझे समझ में आया है, उनकी पत्नी अफशा अंसारी से भी पूछताछ हुई थी। अब्बास अंसारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और दबिश के लिए लगातार पुलिस छापेमार कार्रवाई भी करेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। MSP यानी कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत आधा दर्जन से ज्यादा मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा और अन्य किसान संगठनों की दिल्ली के जंतर मंतर पर महापंचायत चल रही है। तो एक कार्यक्रम के हिसाब से संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में ये महापंचायत 10 बजे से शुरू हुई है और सोमवार तक जारी है। इसके चलते वाहन चालकों को भी दिक्कतें ना हो, इसके लिए दिल्ली यातायात पुलिस एडवाइजरी जारी करती नजर आई थी। आपको बता दें कि बिना अनुमति के जंतर मंतर पर शुरू इस महापंचायत में अनुमान लगाया जा रहा था कि करीबन 5000 किसान पहुंच सकते हैं, जुट सकते हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि चूंकि अलग अलग जगहों पर किसानों को रोका गया था, इस वजह से जंतर मंतर पर पहुंचने वाले किसानों की संख्या 1000 के करीब बताई जा रही है। तो वहीं अगर उत्तर प्रदेश से दिल्ली के जंतर मंतर पर आ रहे किसानों की बात की जाए तो किसानों को रोका गया है। तो वहीं सड़क पर वो धरने पर बैठ गए। ये गाजीपुर क्षेत्र का मामला, पुलिस इनको हिरासत में लेकर के गई भी है। इस बीच दिल्ली नोएडा बॉर्डर के साथ ही दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर भी जाम जैसी स्थितियां बनी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें किसी और दिन की नहीं, फार्मर प्रोटेस्ट की अगर आपको समझ में आ रही हो तो बिल्कुल भी ये उन दिनों की तस्वीरें नहीं है। ये तस्वीरें ताजा तरीन आज की तस्वीरें हैं, जब पुलिस को नाको चने चबवा दिए किसानों ने। संयुक्त किसान मोर्चा एक बार फिर से जंतर मंतर पर अनकॉल्ड महापंचायत कर रहा था, जिसमें 5000 किसानों के जुड़ने का आह्वान किया गया था। हैदर हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। हालांकि हैदर हमारे साथ पहले भी जुड़े हुए थे। हैदर, जिस तरीके से महापंचायत में तमाम किसानों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा, इस समय मौजूदा वक्त में गाजियाबाद की क्या स्थिति है?
देखिए पूजा, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद से सटे जितने भी बॉर्डर हैं उनको पुलिस वहां पर तैनात है, दिल्ली पुलिस की तरफ से। और जहां पर तैनात करने के बाद एक वीडियो भी अभी वायरल हुई थी यहाँ पर कि जहां पर दिल्ली पुलिस जो है, जो स्टिकर लगी हुई गाड़ियां हैं किसानों की, उसको हटाने के बाद दिल्ली के अंदर एंट्री दे रही है। और यही वजह है कि यहाँ के जो किसान जिस तरीके से यहाँ से जा रहे हैं दिल्ली, तो वहां पर भीड़ दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की अगर बात की जाए तो उन्होंने मुस्तैदी दिखाते हुए किसी हद तक किसानों को रोक लिया है और बसों में भरकर उनको अरेस्ट भी किया गया है। अब अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो बैरिकेडिंग लगा रखी है उसमें यूपी पुलिस नदारत है, लेकिन दिल्ली पुलिस अभी भी डटी हुई है। और गाजीपुर यूपी गेट की अगर बात की जाए तो गाजीपुर यूपी गेट पर फोर्स भी तैनात कर दी गई है अतिरिक्त से। और कहीं ना कहीं बसों को चेक किया जा रहा है कि बस में कोई किसान तो नहीं जा रहे हैं, कोई प्राइवेट बस में किसान तो नहीं जा रहे हैं, कोई गाड़ी में तो नहीं जा रहे हैं। क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो जनता टीवी के माध्यम से हमने दिखाया था तो पुलिस मुस्तैदी दिखा रही है, दिल्ली पुलिस भी, और अब ज्यादा गहनता से जांच की जा रही है ताकि जंतर मंतर पे किसान ना पहुंच पाए। वहीं अगर मैं ये बात भी आपसे समझना चाहूंगी हैदर, ये जो महापंचायत थी हालांकि इसके लिए परमिशन नहीं ली गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि ये प्री प्लान्ड थी। तो ऐसे में क्या पुलिस की तरफ से कोई तैयारियां नहीं थी? शायद इस वजह से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। बैरिकेडिंग्स को तोड़ते हुए किसान आगे जा रहे हैं, पुलिस नाकाफी साबित नजर आ रही है इन तमाम किसानों के हुजूम के सामने। देखिए पूजा, ये तो साफ तौर पर जाहिर है कि ये प्री प्लान ही किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं राकेश टिकैत की जब कल गिरफ्तारी हुई थी इसको लेकर भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि जो किसान जो हैं वो कहीं ना कहीं कल भी आक्रोशित थे, जिनको समझाया गया था पुलिस द्वारा, लेकिन आज वो जब दिल्ली कूच करने की बात थी तो दिल्ली करने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जहां पर खासकर भी गाजीपुर यूपी गेट पर 13 महीने किसान आंदोलन चला, तो यहाँ सबसे ज्यादा जो किसान थे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के थे। उन्होंने दिल्ली कूच करना ही समझा। तो कहीं ना कहीं ये प्री प्लान है वहां पर घेरने का जंतर मंतर पे, क्योंकि ठीक है अगर आप हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली से स्पर्श शर्मा भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। स्पर्श, जंतर मंतर पर मौजूदा वक्त में क्या स्थिति है? हालांकि समय 4 बजे तक का था किसान आंदोलन, माफ कीजिएगा, इस महापंचायत को कंटिन्यू करने का। कितने किसान लगभग पहुंचे? 5000 के करीब का आंकड़ा बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 1000 के करीब लोग पहुंचे हैं वहां पर। वहां की मौजूदा स्थितियां क्या हैं? स्पर्श। देखिए पूजा, फिलहाल जंतर मंतर पर ये जो किसानों का प्रदर्शन था, महापंचायत थी, वो खत्म हो चुका है। कल एक बार फिर से दिल्ली में रकाबगंज में किसानों की तरफ से ये प्रदर्शन, जो एक बैठक है वो की जाएगी। इस अगर बात की जाए तो संयुक्त किसान मोर्चा पॉलिटिकल, ये नाम जो है इस नए संगठन को इनकी तरफ से जो है दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा से अलग संगठन है ये, और जो राजनीतिक लोग संयुक्त किसान मोर्चा में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे थे उनसे अलग संगठन है। जहां तक भीड़ की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 2,500-3 हजार के आसपास जो देश भर से अलग अलग किसान संगठनों के लोग थे। मैं स्पर्श आपसे एक बात और भी समझना चाहूंगी। देखिए, जब हम पुराने किसान आंदोलन की बात करते हैं तो वो किसान आंदोलन अचानक से शुरू हुआ था, 13 महीने कंटिन्यू चला और उसमें किसी तरह का कोई मैनेजमेंट नहीं था। हालांकि जिस तरीके से वो किसान आंदोलन आगे बढ़ता रहा उसमें मैनेजमेंट हमें देखने को मिलता था। लेकिन ये जो अभी महापंचायत हुई है इसमें क्या अलग तरीके का मैनेजमेंट नजर आया है? किसी तरह की कुछ प्लानिंग नजर आ रही है क्या? देखिए पूजा, यहाँ पर प्लानिंग के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो जब ये आंदोलन सुबह शुरू हुआ था तो ऐसी कोई प्लानिंग देखने को नहीं मिलती हुई नजर आई थी। और लगभग 2.5-3 घंटे बाद एक टेम्पररी स्टेज जो है यहाँ पर जंतर मंतर पर लगाया गया और उसके माध्यम से फिर अलग अलग नेताओं ने जो है इसको संबोधन किया। और हालांकि कॉल पूरे देश भर के किसान नेताओं को, किसान संगठन से जुड़े हुए लोगों को किया गया था कि वो दिल्ली पहुंचे, लेकिन दिल्ली किस तरीके से पहुंचे ये आज जो है जानकारी उनके पास नहीं थी। और इसलिए हमने देखा, ठीक है, यानी कि ये कहा जाए कि इस बार भी थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट देखने को मिला है। नोएडा से हमारे साथ में अमर सैनी जुड़े हुए हैं। अमर, क्या कुछ अपडेट है? ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी ऐसे ही हालात देखने को मिले हैं, किसानों के पसीने छूटते नजर आए और साथ में पुलिस वालों के पसीने भी छूटते नजर आए किसानों को रोकने में। क्या मैं आपको बता दूं पूजा कि आज जो है जो नोएडा और दिल्ली बॉर्डर जो है वो आज बैरिकेड किया गया था, सील किया गया था, क्योंकि काफी संख्या में जो है जो किसान जो है आज जेएनडी बॉर्डर जो है वहाँ पर पहुंचे हुए थे और उसको देखते हुए कि वहाँ पर पुलिस लगाई गई, बैरिकेड लगाए गए, काफी लंबा किलोमीटर तक जहाँ वहाँ पे देखने को मिला था। और फिलहाल जो कि तस्वीरें आप देख रहे थे वो सुबह चिल्ला बॉर्डर जो है दिल्ली और जो नोएडा बॉर्डर पड़ता है चिल्ला बॉर्डर, उसको भी सील किया गया था। अभी हम काफी जो लंबा जाम था किलोमीटर का वो भी देखने को मिला था। लोगों को ऐसी आने जाने में काफी दिक्कत हुई, काफी परेशानी हुई, पर हालांकि जो पुलिस प्रशासन जो अलर्ट रही थी, किसान जो है उनको वहीं रोक दिया गया था, उससे आगे किसान जो है बढ़ नहीं पाए थे। पूजा
अमर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। हैदर आप भी जुड़े हमारे साथ में, स्पर्श भी जुड़े हमारे साथ में और ग्राउंड जीरो से अहम जानकारी उन्होंने साझा करी है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और स्पर्श ने जिस तरीके से एक अहम इंफॉर्मेशन दी है कि कल रकाबगंज में भी एक बैठक होने वाली है जिस पर सभी की निगाहें रहेंगी और संयुक्त किसान मोर्चा पॉलिटिकल की तरफ से, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, संयुक्त किसान मोर्चा पॉलिटिकल इसका नया नाम है, इसकी तरफ से ये कॉल था। कॉल में तमाम लोगों को बुलाया गया था। किसानों ने क्यों बुलाई ये महापंचायत, ये तमाम चीजें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जेलों में बंद किसानों की रिहाई कराना उनकी मांग थी। 10 सूत्रीय मांगे, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ट्रेनी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और ये मांग अभी से नहीं चल रही है, बल्कि लखीमपुर खीरी में जो घटना सामने आई थी उसके बाद से ये मांगे चल रही हैं। केंद्र सरकार की ओर से जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा किया जाए, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को एमएसपी को लागू किया जाए, उस आधार पर भारत के सभी किसानों की कर्ज माफी हो, उनका जो बिजली का बिल है वो रद्द किया जाए 2022 का। ये तमाम मांगे किसानों की हैं। गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाने और बकाया राशि को तुरंत भुगतान करने की मांग किसानों की तरफ से की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ मिर्जापुर के रामलीला कमेटी बरिया घाट की अहम बैठक अध्यक्ष विवेक बरनवाल की अध्यक्षता में हुई है, जिसमें पूर्वांचल का प्रसिद्ध मेला लगाने के मुद्दे पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। महामंत्री अच्छेवर केसरवानी ने बताया कि दशहरे का मेला मिर्जापुर पूर्वांचल का सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा मेला है। इसमें 10 लाख से ज्यादा लोग आते हैं हर दिन। रामलीला कमेटी के प्रांगण में भीड़ बढ़ रही है। कोरोना काल में 2 साल मेला नहीं लग पाया था। महामंत्री ने कहा कि इस साल 13 से 14 लाख लोगों को आने की संभावना है। मेले के जो खर्च हैं इसको लेकर के बात करते हुए कहा कि बताया मेले का खर्च लगभग 14 से 15 लाख आता है। कमेटी के सदस्य पदाधिकारियों और स्थानीय व्यापारियों की मदद से ये मेला लगाया जाता है। तो इस बीच आपको बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर बहस हुई है। सीबीआई की तरफ से ये बहस की गई है। अब अगली सुनवाई 25 अगस्त को होने वाली है। नरेंद्र गिरी की खुदकुशी मामले में आरोपी है आनंद। तो आपको बता दें अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष थे नरेंद्र गिरी महाराज, जो उन्होंने खुदकुशी करी थी और इस मामले को अलग एंगल से भी देखा जा रहा था कि हो सकता है ये खुदकुशी ना हो बल्कि एक हत्या हो, और इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया था आनंद गिरी को और गिरफ्तारी उत्तराखंड से हुई थी आनंद गिरी की। उसके बाद से लगातार अपनी जमानत अर्जी को लेकर के बार बार वो याचिकाएं दाखिल कर रहा है। सीबीआई की तरफ से जुर्रा भी की जा रही है। हालांकि अभी सीबीआई की कस्टडी में आनंद गिरी और सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है ऐसा कि बहस पूरी अभी नहीं हुई है। यही वजह है कि 25 अगस्त का समय दिया गया है। तो अगली सुनवाई के लिए समय 25 अगस्त का आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर यह सुनवाई होगी। रायबरेली के खाली सहाट क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालय एक किराए की बिल्डिंग में चल रहा है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा जर्जर हो गई है। खास बात यह है कि विद्यालय में सुबह 8 बजे जब बच्चे और अध्यापक पहुंचे तो विद्यालय परिसर के गेट पर ताला लगा हुआ था। बच्चे और अध्यापक बाहर ही घंटों इंतजार करते रहे, जिससे बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हुई है। दरअसल भवन स्वामी महिला ने स्कूल में ताला लगा दिया था, जिसके बाद उच्च अधिकारियों को मामले की गंभीरता से अवगत कराया गया। सूचना के बाद बीईओ नगर प्रियंका सिंह को निर्देशित किया गया, लेकिन वो मौके पर नहीं पहुंचे। उनके स्थान पर दूसरे अधिकारी पहुंचे और भूमि स्वामी और विद्यालय संचालिका के बीच मध्यस्थता से मामले को शांत कराया गया और बच्चों को जल्द ही विद्यालय में प्रवेश दिलवाया गया। लगभग 8:30 बजे के आसपास मेरे पास ये सूचना मिली कि खाली सहाट विद्यालय में ये भवन मालिक ने ताला बंद किया और मैं लगभग 8:45 पे यहाँ पे पहुँचा। तो विद्यालय का जो मुख्य द्वार है उसका ताला खुला हुआ था, बच्चे बरामदे में बैठे हुए थे और फिर मैंने यहाँ के स्टाफ से जो भवन मालिक है उनको बुलाने के लिए कहा। वो मैडम आई, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि सर यहाँ पर बेसिक शिक्षा के 2 विद्यालय किराए में पहले से संचालित हैं, छोटी बाजार और खाली सहाट। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2024 में क्लीन स्वीप को लेकर के सियासी ताना बाना बना रही है। बीजेपी ने संगठन के साथ जमीनी स्तर पर भी माइक्रो प्लानिंग की है और काम भी शुरू हो चुका है। पार्टी के नेता और संगठन के कार्यकर्ता बूथ स्तर तक काम करने में जुट गए हैं। कैसे, ये पूरी रिपोर्ट देखिए।
उत्तर प्रदेश में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव में विरोधियों को परास्त करने के बाद सत्ताधारी भाजपा ने 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। कुछ महीने पहले प्रदेश कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की 80 में से 75 संसदीय सीटें जीतने का लक्ष्य किया था। उसी के हिसाब से संगठन ने भी पूरे उत्साह से रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में करारी हार के बाद फिलहाल विरोधी दल अभी बिखरा हुआ है और दोबारा खड़े होते भी नजर नहीं आ रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अभी से मजबूत मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि चित्रकूट में भाजपा के प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग में चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने की जो रूपरेखा तय हुई है, अब उसे अलग अलग वर्गों तक पहुंचाने के लिए 7 मोर्चों की फौज को भी प्रशिक्षित कर दिया गया है। सबसे पहले क्षेत्र, जिला और मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है कि उन्हें बूथ क्षेत्र को कैसे मजबूत करना है, लाभार्थियों को कैसे पार्टी से जोड़े रखना है। इसके लिए पिछले दिनों चित्रकूट में भाजपा का प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य और मुख्यमंत्री समेत लगभग सभी मंत्री शामिल हुए थे। केंद्रीय नेतृत्व की ओर से भेजे गए 15 बिंदुओं पर 3 दिन तक प्रशिक्षण सत्र हुआ। अलग अलग कार्यक्रमों की रूपरेखा तय हुई, जिनके आधार पर समाज के हर वर्ग को भाजपा के पक्ष में अब तक हुए चुनाव की तरह जोड़े रखना है। उस प्रशिक्षण वर्ग के तुरंत बाद ही पार्टी ने अपनी रणनीति को जमीन पर उतारने की रूपरेखा अपने मोर्चों तक पहुंचाना भी शुरू कर दिया है। महिला मोर्चा और किसान मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग के बाद युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग भी चल रहे हैं। इसमें शामिल हो रहे पदाधिकारी अपने अपने मोर्चे के कार्यक्रम के माध्यम से समाज के सभी वर्गों तक संपर्क और संवाद करेंगे। इन सभी के लिए कार्यक्रम भी तय किए जा रहे हैं। कोशिश यही है कि हर वर्ग तक भाजपा की अलग अलग टीम का संपर्क लगातार बना रहे, ताकि इसमें सेंध लगाने का मौका विरोधी दल को न मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। हल्द्वानी के गौला नदी में डूबे दोनों युवकों के शव एसडीआरएफ ने बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दूसरे युवक का शव भी गैला बैराज गेट के पास से बरामद कर लिया है, जबकि एक युवक का शव कल देर शाम ही एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बरामद कर लिया था। आपको बता दें, रविवार को नैनीताल अल्मोड़ा बॉर्डर के बुजान क्षेत्र से कोसी नदी में एयरफोर्स के 2 जवान नहाने के दौरान डूब गए थे, जिनमें से एक जवान का शव बरामद कर लिया गया था, जबकि एक की तलाश भी की जा रही थी। पुलिस प्रशासन ने बार बार जागरूकता अभियान चलाया है, इसके बावजूद भी लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। नदियों में नहाने जा रहे हैं और रोजाना लोगों के नदियों में डूबने की घटनाएं भी सामने आ रही है। भारी बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ते देख एसएसपी नैनीताल ने आम जनता से नदी नालों के किनारे ना जाने की अपील की है। हम भी आपसे अपील करते हैं कि हो सके तो घरों में रहिए, प्रकृति का दीदार थोड़े दिनों के बाद कर लीजिएगा, थोड़ा बारिश निकल जाने दीजिए। नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, आपकी जान की सुरक्षा की बात हो रही है। एक हमारे काठगोदाम क्षेत्र में 2 बच्चों के कल डूबने की सूचना आई थी, जिस पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें एक बच्चा रिकवर हुआ था, जिसको 108 के माध्यम से अस्पताल भेजा गया था, जिसकी डेथ हो गई थी। दूसरे की बॉडी अभी तक नहीं मिली थी। सुबह इसका रेस्क्यू अभियान में वो बच्चे की बॉडी भी मिल गई है। दूसरी घटना बुजान की हुई है, जो अल्मोड़ा और आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे ये घटना हुई थी, जिसमें 2 आर्मी पर्सनस की सूचना आई थी। रात को जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला उसमें एक बॉडी रिकवर हो गई थी और अभी दूसरी की तलाश जारी है। उसके लिए एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष कनाडा
हैलीफैक्स में आयोजित 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे कनाडा, जहां पर सम्मेलन से पहले उन्होंने सीपीए की कार्यकारी समिति की बैठक में हिस्सा लिया है। ये भी बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारिणी समिति की भारत की प्रतिनिधि के तौर पर नामित सदस्य भी हैं। इस बैठक में उनके साथ बतौर सदस्य असम के विधानसभा अध्यक्ष बिस्वजीत दैमरी और लोकसभा सांसद अनुराग शर्मा ने भी हिस्सा लिया है। बैठक शुरू होने से पहले सीपीए कार्यकारी समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष इयान लिंडेन ग्रेंजर सहित कार्यकारी समिति के सभी सदस्यों की ओर से पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष और कार्यकारी समिति के सदस्य नामित होने पर रितु खंडूरी का स्वागत करते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं भी दी गई। उत्तराखंड के जैविक उत्पादों को पहचान दिलाने के लिहाज से सरकार ने नई पहल करी है। उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद की ओर से प्रदेश में उत्पादित विभिन्न जैविक उत्पादों की किट तैयार की गई है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इस किट का अनावरण किया। इस मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड में उत्पादित होने वाले विशेष उत्पादों को जीआई सुरक्षा और संवर्धन करते हुए वैश्विक पहचान दिलाने के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेटर बोर्ड के गठन का प्रस्ताव रखा है। इस पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बोर्ड बनाने की घोषणा की है। उत्तराखंड के जैविक उत्पादों को पहचान दिलाने से स्थानीय पारंपरिक उत्पादों की मांग में बढ़ोतरी होगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जीआई बोर्ड के गठन से बड़े पैमाने पर स्थानीय उत्पादों को रोजगार प्रोत्साहन मिलने वाला है, जिससे पलायन भी रुकेगा। इसका पहला ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोर्ड जीआई बोर्ड बनाने वाला हमारा प्रदेश पहला राज्य होने जा रहा है और निश्चित ही इसका लाभ हमारे किसानों को मिलेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो वहीं यूके एसएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर हल्द्वानी में आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ जमकर कहना था कि यूके एसएसएससी पेपर लीक मामले में बड़ा घोटाला हुआ है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस भर्ती घोटाले में बड़े नेताओं की संलिप्तता है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित जोशी ने कहा कि हाकम सिंह को बड़े नेताओं और अधिकारियों का संरक्षण था, लिहाजा इस मामले की जांच एसटीएफ के बजाय सीबीआई से की जानी चाहिए। कांग्रेस इस पूरे मामले की जांच के लिए कह रही है कि रिटायर्ड जज से ये मांग होनी चाहिए, माफ कीजिएगा सिटिंग जज से वो मांग कर रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि सीबीआई के थ्रू इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड बनने के बाद से आज तक पहली बार एक इतना बड़ा घोटाला सामने आया है जहां पर युवाओं के हितों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है। प्रदेश का युवा कड़ी मेहनत करता है, एग्जाम की तैयारी करता है और जिस तरीके से यूके एसएससी हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, तमाम जो पेपर लीक किए जा रहे हैं और इसमें प्रशासन और सरकार के नेताओं की संलिप्तता देखी जा रही है, उससे हमें इस बात का पूरा आभास है कि एक बहुत बड़ा प्रकरण है जिसमें अभी भी बहुत सारी बड़ी मछलियों को फंसना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से आनंद फानंद में एसटीएफ को जांच सौंप दी गई है, ये वही एसटीएफ है जो प्रदेश के डीजीपी के नेतृत्व में आती है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक, उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।